जय हिंद साथियों, नॉलेज ग्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है आरओ की सामान्य अध्ययन की। विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं उनका व्याख्यात्मक हल देख रहे हैं। हमारा पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा था जिसके 35 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। अब हम देखेंगे आगे के सवाल। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। ए है ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर यानी पत्थर अभिलेख। बी है सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। सी है जीवित गुप्ता द्वितीय देव बर्डार्क अभिलेख। डी है ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। सर्ववर्मन का संबंध असीरगढ़ ताम्रपत्र से है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है, सुमेलित नहीं है। जो गया ताम्रपत्र का संबंध है वो गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त से है। ये जो गया ताम्रपत्र दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37 है। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। दूसरा स्टेटमेंट है वहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। तीसरा स्टेटमेंट है वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 3, चौथा है 1, 2, 3 यानी कि तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। पहला भी सही है, दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, यहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली, दक्षिण तथा पूर्व की ओर। यह वह क्षेत्र है जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 38 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में तीर्थंकर दिए गए हैं, दूसरी सूची में जन्म स्थान दिया गया है। तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ, पार्श्वनाथ। जन्म स्थान है काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या। तो देख लेते हैं किस प्रकार सुमेलित होंगे ये। ऋषभनाथ अयोध्या, संभवनाथ श्रावस्ती, पद्मनाथ कौशाम्बी और पार्श्वनाथ काशी। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। मत्स्य है, कुरु है, शूरसेन है, अश्मक है। राजधानियां हैं मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। तो मत्स्य की है, मत्स्य की थी विराटनगर, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की थी मथुरा और अश्मक पोतन। ऑप्शन सी सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शिल्पादिकारम, इलांगो आदिगल। बी है मणिमेखले तिरुमाजीशी। सी है कुरल तिरुवल्लुवर। डी है तिरुमदल तिरुमंगई अलवार। सही इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। मणिमेखले जो है वो संगमकालीन महाकाव्य है। शिल्पादिकारम संगमकालीन महाकाव्य है। इसकी रचना एक व्यापारी थे शीतलय सत्तनार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। पहली सूची में शासक और अधिकारी दिए गए हैं,
दूसरी सूची में कबीला दिया गया है, किस कबीले से संबंधित है? इल्तुतमिश, बलबन, जमालुद्दीन, याकूत और मंगू। जो कबीला है वो शमसी, मंगोल, इलबरी और हबसी। इल्तुतमिश जो है वो शमसी से संबंधित था, बलबन इलबरी का था, जमालुद्दीन याकूत जो है वो हबसी का था और मंगू मंगोल का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? दिया गया है कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी दिया गया है केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन सी दिया गया है केवल 2 और 4। ऑप्शन डी दिया गया है केवल 1, 2, 3 और 4। सही आंसर ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4, यानी कि कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी चारों में निपुण थी विजय साम्राज्य की महिलाएं, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास, भगत नामावली, बी है नाभादास, भक्तमाल, सी है रसखान, रसिक प्रिया, डी है उस्मान, चित्रावली। सही आंसर जो है जो सही सुमेलित नहीं है वो सी है, सी। ध्रुवदास की है भगत नामावली, नाभादास की है भक्तमाल, रसखान की है ये जो रसिक प्रिया है ये केशव दास की है और उस्मान जो है वो चित्रावली की, उस्मान की चित्रावली है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न प्रश्न में से 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इसका उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें। कथन ए दिया गया है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण आर दिया गया, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था इसलिए। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी दिया गया है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन दिया गया है वो है, शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है, मुर्शीद कुली जफ़र खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था की। तीसरा स्टेटमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। कथन दिए गए उपयुक्त कथनों में से सही विकल्प दिए गए हैं, केवल 1 और 3 सही, दूसरा है केवल 2 और 3 सही, तीसरा है केवल 2 सही और चौथा है 1, 2, 3 तीनों सही। इसका सही आंसर जो है वो बी है, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने के लिए 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शहजादा शुजा ने एक फरमान जारी किया जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर की अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रिपोर्टों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम पता करें। पहला है,
नरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 to 50। तीसरा है आउटरम्स रिपोर्ट। कूट दिए गए हैं, इनका कालानुक्रम पता करना है। जो पहला है ये आई थी 1824 से 25। दूसरी है 1849 से 50 और तीसरा है 1856। तो इसका सही जो कूट है 1 2 3 ऑप्शन ए 1824 से 25। दूसरे का दिया गया 1849 से 50। तीसरा है 1856। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए है बेंसिटाट बक्सर का युद्ध, बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, सी है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। सही आंसर ऑप्शन डी है। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया, सूची 2 में उसके वर्ष दिए गए हैं। सूची 1 में है अधिनियम दिए गए। ए है भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। शस्त्र अधिनियम जो है वो 1878 का है। शाही पद अधिनियम 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। सही आंसर ऑप्शन डी है 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार थे? पहला कथन है आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। दूसरा है यूरोपीय उद्यमियों के संबंध बैंकों और एजेंसी घरों के थे, जबकि भारतीयों को स्वजन परिवार और जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। तीसरा है जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया तब देशीय निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। पहले में दिया गया केवल पहला सही, दूसरे में दिया गया है केवल दूसरा और तीसरा कारण सही है, तीसरे में दिया गया है केवल पहला और तीसरा कारण सही, या फिर डी में दिया गया है पहला दूसरा यानी कि तीनों कारण। तो इसका सही आंसर डी है, यानी कि तीनों कारण सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ विद्रोह, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह यानी कि तीसरे नंबर वाला आएगा 1806 में। कच्छ का विद्रोह जो है यानी कि दूसरे नंबर वाला आएगा उसके बाद 1816 से 1832 के बीच। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच।
यानी कि 5th वाला आएगा। उसके बाद आएगा संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 के बीच हुआ, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए है नाना साहब कानपुर से, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है सवाल में। लक्ष्मीबाई ने झांसी से, और तात्या टोपे मध्य भारत, और कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन डी है। नाना साहब कानपुर से बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई झांसी से, ये भी सही है। तात्या टोपे मध्य भारत से, ये भी सही है। और जो कुंवर सिंह है बिहार में जगदीशपुर से थे, जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 52 है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। बी है, उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था। सी है, उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। डी है, उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन ए है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण बी दिया गया है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, ए सत्य है आर गलत है। डी है, ए सत्य है परंतु आर गलत। दोनों में एक ही बात करी गई, यानी कि ए गलत आर सही। डी ऑप्शन ये होगा। और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा ऑप्शन है आर सही है किंतु ए गलत है। तीसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। डी में दिया गया है, ए व आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। सही आंसर डी है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में नेता दिए गए लीडर्स, दूसरी सूची में पार्टी दी गई है किस पार्टी से संबंधित है। लीडर्स के नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, S.A. डांगे, अशोक मेहता। जो पार्टियां हैं वो हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ से संबंधित है। मीनू मसानी जो है वो स्वतंत्र पार्टी, S.A. डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्टेटमेंट पहला जो दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई अधिवेशन,
दूसरा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, तीसरा है बंगाल का विभाजन, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन। तो जो सूरत अधिवेशन है 1907 का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बम्बई, ये हुआ था 1985 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 की है। बंगाल का विभाजन 1905। तो 1, 3, 2, 4 यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन पहला है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। जो दूसरा कथन है, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गया। तीसरा कथन है 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता SP सिन्हा ने की थी। पहला ऑप्शन है कथन 1, 2, 3 सभी सही है। दूसरा ऑप्शन है कथन 1, 2, 3 सभी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कथन 1, 2 सही है किंतु तीसरा गलत है। चौथा ऑप्शन है कथन 1, 2 गलत है किंतु तीसरा सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। कथन पहला दूसरा सही है किंतु तीसरा गलत है। देखते हैं इसका क्या है। कथन में पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है। वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसका नेतृत्व रास बिहारी घोष ने किया था, इसलिए सही है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था। जो तीसरा ऑप्शन है ये अध्यक्षता की वजह से गलत हुआ है, बाकी ये सही है। इसमें विलय हो गया था नरम दल और गरम दल का, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, कथन ए दिया गया है, कारण दिया गया। कथन है खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। कारण दिया गया है राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध एक प्रबल तत्व था। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी देता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूची 1 में राशियां दी गई राशि और सूची 2 में इकाइयां दी गई हैं के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर का चयन करें। पहली सूची में है उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। दूसरे सूची में दी गई हैं इसकी इकाइयाँ, किसमें इनका मापन किया जाता है, मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, उच्च वेग का मैक, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल। सही दिए गए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 3 है जो सही सुमेलित है। पहला है ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है।
तो सही है ये। जो दूसरा है बी, ओंडोमीटर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। सी है ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। डी है एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो सही है डी, यानी गलत पूछा जा रहा है इसमें। तो अमीटर जो है विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है। अमीटर है विद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। विद्युत धारा का मान एम्पीयर में ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन क्या है? नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण है नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है। उपर्युक्त के दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथा है ए गलत है आर सही है। तो पहला सही है और दूसरा गलत। ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है। नमक, सोडियम क्लोराइड और बर्फ पानी का ठोस रूप को मिश्रित कर देने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान प्राप्त हो जाता है, इसलिए पहला कथन सही है। जो है आर गलत क्यों है? नमक के मिश्रण में जल का क्वथनांक बढ़ता है जबकि नमक को जल में मिलाने पर जल का यानी कि बर्फ का जमाव बिंदु कम हो जाता है, इसमें लिखा दिया हुआ बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कथन ए है प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कारण आर है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथा है ए गलत है आर सही है। सही सही जो इसका जवाब है ऑप्शन डी है, ए गलत है आर सही है। आर यानी कि लाल की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है हरे की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 63 है। 62 की व्याख्या देख लेते। हरे रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जितनी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी ऊर्जा उतनी कम होगी, तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। इसी कारण हरे रंग की ऊर्जा ज़्यादा होती है और लाल रंग की ऊर्जा कम होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, हरे रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, तड़ित आघातों से भवनों को बचाने के लिए तड़ित चालकों का उपयोग किया जाता है। तड़ित चालकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कथन तड़ित चालक अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं जिससे कि तड़ित अधिमान्य रूप से इस पर ही आघात करे। दूसरा है तड़ित चालक भवन की सतह पर आवेश को एक समान रूप से वितरित कर आघात के प्रभाव को कम कर देते हैं। तीसरा है तड़ित चालक सारे आवेश को भूमि के काफ़ी अंदर ले जाते हैं। चौथा है तड़ित चालकों को भवन के किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। पहले में है पहला और दूसरा, दूसरे में है केवल तीसरा और चौथा, तीसरे में है 1, 3, 4 और डी है केवल 4। सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3, 4 पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा गलत है।
क्वेश्चन नंबर 64 है, आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। दूसरा है, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, केवल पहला सही, दूसरे में है केवल दूसरा सही, तीसरे में है 1 और 2 दोनों सही है, चौथे में है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में जो यूज किए जाते हैं नाम वो दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनके केमिकल नाम दिए गए हैं कि किसको क्या कहा जाता है। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला धोता, हाइपो। दूसरी सूची है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो जो वॉशिंग सोडा है इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीला धोता कॉपर सल्फेट है और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहले में वैज्ञानिक दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनका अध्ययन क्षेत्र दिया गया है। जेडी वॉटसन, लुई पास्चर, कार्ल लिन्नास, चार्ल्स डार्विन। दूसरी में है सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी, वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी, आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फोर्थ है विकास। तो जेडी वॉटसन जो है वो आणविक जीव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ, लुई पास्चर सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी, कार्ल लिनियस भी है वही जिन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान, और चार्ल्स डार्विन विकास। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला दिया गया स्टेटमेंट, वह जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही है। दूसरा, वह शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वह उत्पादित होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले में है केवल एक, दूसरे में केवल दूसरा सही, तीसरे में है दोनों सही, चौथे में है दोनों में से कोई सही नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है, वे जैव उत्प्रेरक भी होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पन्न होते हैं। जो एंजाइम हैं वे एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है। एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, बायो 902 सरसों का कायक्लोन, एजोटोबैक्टर हो गए जैव कीटनाशी। ऑप्शन डी है इसका, ये गलत मिला हुआ है, बाकी ये तीनों सही है। एजोटोबैक्टर जो है जीवाणु है शैवाल तथा कवक वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसे उर्वरक के रूप में बदलते हैं। ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जाना जाता है एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम की बात कर रहे हैं जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरस में द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। तो पहला गलत होगा क्योंकि रेट्रो वायरस में सिंगल हेलिकल का होता है, डबल हेलिकल नहीं पाया जाता।
जो दूसरा है, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है जबकि एड्स रेट्रो वायरस के कारण होता है। पहला ऑप्शन में है केवल एक सही, दूसरे में केवल दो सही, तीसरे में एक दोनों सही, चौथे में है दोनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 है। नीचे दो कथन दिए गए। कथन ए है, कथन है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, सही है। कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, तो ये भी सही है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है आर असत्य है। डी है ए असत्य है आर सत्य है। ऑप्शन बी सही होगा। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता परंतु इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है। स्पष्टीकरण सही नहीं देता।